तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज हम बात करने वाले हैं बेवल मॉडिफायर के बारे में। साथ में ही हम बनाएंगे एक कलरफुल क्यूब और इस क्यूब के ऊपरी हिस्से को करेंगे एनिमेट। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर को या फिर उसके जो वर्टिसेस कॉर्नर हैं उसको अगर मैं गोल करना चाहता हूँ तो हमें एक टूल दिया हुआ है जिसको मैं टैब दबाऊंगा, जिसका नाम है मेरे पास बेवल टूल। तो किसी भी एज को अगर मुझे बेवल करना है तो मैं सिंपली उस एज को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल बी दबाऊंगा और जैसे ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा आप देखेंगे कि इसने इसके एक कॉर्नर को दो हिस्सों में अलग अलग डिवाइड कर दिया है। अगर मुझे इन दो एजेस के बीच में और भी एजेस ऐड करनी है तो मैं सिंपली माउस से स्क्रॉल व्हील को घुमाऊंगा और जितना मैं उसको घुमाता चला जाऊंगा उतना ये यहाँ पे स्मूथ होता चला जाएगा। इसको ऊपर नीचे करके मैं यहाँ पे इसको बेवल टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं बेवल टूल को यहाँ पे छोड़ूंगा, यहाँ पे मेरे सामने एक विंडो आ जाएगी जिसमें वर्टिसेस और एजेस दो अलग अलग टैब मुझे मिलेंगे, जिनको मैं डिटेल में पूरी वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल वेब फॉर क्लिक पे जाके एपिसोड नंबर 3 में आप बेवल टूल को डीप में यहाँ पे देख सकते हैं। किसी एक पार्ट को अगर हमें यहाँ पे एडिट करना है या गोल करना है तो हम बेवल टूल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हमें इसके सारे पार्ट को एक साथ गोल करना है तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एक बेवल मॉडिफायर। तो आज हम इस बेवल मॉडिफायर के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस क्यूब को डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए दबाऊंगा और यहाँ पे एक क्यूब ले लेता हूँ। इस क्यूब को सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही मैं यहाँ पे मॉडिफायर में बेवल को सेलेक्ट करूँगा आप देखेंगे कि इसके जो कॉर्नर है सारे के सारे कॉर्नर यहाँ पे नीचे तक बेवल हो चुके हैं, यानी कि एक एज को उसने दो एजेस में डिवाइड कर दिया है। और अगर मुझे इसको और भी ज़्यादा गोल करना है तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है सेगमेंट का। मैं जितने यहाँ पे सेगमेंट बढ़ाता चला जाऊँगा यहाँ पे ये जो इसके पार्ट हैं उतने गोल होते चले जाएंगे। अगर मुझे इसका अमाउंट बढ़ाना है तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन मिलेगा अमाउंट का। इसको मैं जैसे ही यहाँ पे अमाउंट क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि हमारा जो गोल करने का हिस्सा है वो यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे मुझे दो टैब मिलेंगे, एक वर्टिसेस और एजिस। इस समय मैंने एजिस टैब को सेलेक्ट किया हुआ है और ये केवल एजिस पे काम कर रहा है। अगर मैं वर्टिसेस को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो ये इसके जितने भी कोने हैं वर्टिसेस वाले उनको सेलेक्ट करेगा और उनको यहाँ पे गोल कर देगा। अमाउंट अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से उसी तरीके से अमाउंट बढ़ा सकता हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है उसका एज में होता है, तो हम फिलहाल एज को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और आगे की तरफ इसमें बढ़ते हैं। जो भी बेवल मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है अगर मुझे उसे हटा के देखना है तो इन सारे टैब के बारे में मैं मॉडिफायर की पहली ही क्लास में बता चुका हूँ। इस पर क्लिक करेंगे और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या चेंजेस किए। इसके बाद मेरे पास यहाँ ड्रॉप डाउन में ऑफसेट, विद, डेप्थ, परसेंटेज, एब्सोल्यूट सारी चीज़ों का यहाँ पे दे रखा है। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही एपिसोड नंबर 3 में डिटेल में समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ें मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल वेब फॉर क्लिक पे जाके एपिसोड नंबर 3 देख सकते हैं। अमाउंट के बारे में मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि जितना मैं अमाउंट बढ़ाऊँगा उतना ये उस एरिए को गोल करेगा। जितना मैं यहाँ पे सेगमेंट बढ़ाऊंगा उतनी ही यहाँ पे ये स्मूथनेस को बढ़ाता चला जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो इनका नाम है लिमिट मेथड। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है लिमिट मेथड, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल सहित हम यहाँ पे जानेंगे कि ये किस तरीके से यहाँ पे लिमिट में काम करते हैं। नन पे अगर मैं सेलेक्ट करूँगा किसी भी एंगल या किसी भी अमाउंट तक मैं इसको यहाँ पे स्मूथ या गोल कर सकता हूँ। इसके बाद मैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है एंगल। एंगल को जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ आप देखेंगे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 30 मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। समझाने के लिए मैं अमाउंट को यहाँ से 0 कर देता हूँ। एंगल के मेथड को समझने के लिए मैं सबसे पहले इस क्यूब के एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ से कुछ फेसेस को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से, और एक फेस में इसका यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये 3 फेसेस हैं। अब चलते हैं वापस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में। तो यहाँ पे अगर मैं इसका अमाउंट बढ़ाने की कोशिश करूँगा तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे ये दोनों अभी इस समय काम कर रहे हैं।
इसका रीज़न ये है कि इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर मैं 90 डिग्री से अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे वैल्यू दूंगा तो वो यहाँ पे एक लिमिट सेट हो गई है 90 डिग्री या 90 से ऊपर ये बेवल यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 90 सेट करूँगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरा ये इसने यहाँ पे काम करना बंद कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे इसका नाम दिया गया है लिमिट मेथड। यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे ये आके काम करना बंद कर देगा। अगर मैं इसमें 89 यानी एक वैल्यू कम कर दूंगा तो भी ये मेरा यहाँ पे काम करेगा। तो कहीं पे भी अगर आपको लिमिट सेट करनी है तो आप यहाँ पे लिमिट की मदद से इसको सेट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमें परेशानी आती है वो ये आती है कि हम यहाँ पे एंगल का पता कैसे लगाएं। अगर आपको कोई भी चीज़ या कोई भी मेज़रमेंट देखनी है तो आप सिर्फ उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे मेरे साथ एक ऑप्शन मिलेगा व्यू पोर्ट ओवरलेस। इसमें सबसे नीचे की तरफ मेजरमेंट में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें एज की लेंथ को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एज के एंगल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा फेस है उसका एरिया देख सकते हैं और फेस किस एंगल पे है ये भी देख सकते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे इसके एंगल का पता लगाना है, सिंपली मैं इस एज को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और जैसे ही मैं एज एंगल को क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि अब मेरा यहाँ पे इसने इसको 90 डिग्री यहाँ पे शो कर दिया। इसके साथ ही अगर मैं इसका एंगल चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ से एज को सेलेक्ट करूँगा और इसे ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा आप देखेंगे कि साथ ही साथ मेरा जो एंगल है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ नीचे की तरफ इसको सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये इसके एंगल को दिखाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एंगल को सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो किस एंगल पे है। पे अगर मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी जो लिमिट है अब कम हो गई है, वो 69 डिग्री तक पहुँच गई है। तो इससे अगर मैं वैल्यू को कम कर दूंगा तो हमारा यहाँ पे ये बेवल काम करेगा, नहीं तो ये बेवल इससे ऊपर काम नहीं करेगा। तो मैं इसको अगर 68 कर देता हूँ तो ये बेवल यहाँ पे इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है उससे हम उसकी लिमिट सेट कर सकते हैं कि किस लिमिट के ऊपर वो बेवल यहाँ पे काम करना बंद कर देगा। अब दूसरा हमारा जो ऑप्शन इसमें आता है उसमें जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे वेट का। जैसे मैं इसको यहाँ पे वेट सेलेक्ट करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास में कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। अब ये वेट लिमिट कैसे काम करती है ये जान लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और शिफ्ट ए दबाता हूँ और एक क्यूब ले लेता हूँ। दोबारा से हम इसमें यहाँ पे एक मॉडिफायर इस्तेमाल करेंगे, बेवल मॉडिफायर। इसको अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा के हम इसको यहाँ से राउंड कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये पूरे का पूरा हिस्सा यहाँ पे राउंड हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पे वेट सेलेक्ट करूँगा आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे जो हमारा बेवल है उसको यहाँ पे डी सेलेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ से कोई और चीज़ सेलेक्ट करता हूँ, वर्टेक्स ग्रुप या फिर एंगल या फिर नन, तो फिर ये तीनों में काम कर रहा है। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे ये वेट है जहाँ पे ये इसने काम करना बंद कर दिया है। आधे से ज़्यादा लोग इस वेट को समझ रहे होंगे एक वजन, लेकिन ये वजन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर ये वेट होता क्या है। इस वेट को जानने के लिए फिर से चलते हैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले एंगल सेलेक्ट किया हुआ, तब सारे एंगल यहाँ बने आ रहे हैं। यहाँ से मैं इसको एंगल को हटा देता हूँ, एंगल की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वेट कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। वेट के लिए मैं इसमें अलग अलग 2 एजेस पे वेट अप्लाई करूँगा। वेट का इस्तेमाल करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको एक वेट पेंट का भी ऑप्शन मिलेगा और ये जो वेट पेंट है ये अधिकतर एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम यहाँ पे कैरेक्टर की बोन ऐड करेंगे तब ये वेट पेंट हमारे बहुत काम आएगा। यहाँ पे अगर मैं इस एज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने वेट सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे ही मैं एन दबाऊंगा तो आप देखेंगे मेरे सामने एक प्रॉपर्टी विंडो आ जाएगी जिसमें आइटम पे क्लिक करके यहाँ पे मेरे सामने एक ऑप्शन आएगा बेवेल वेट। तो यहाँ पे आप बेवल वेट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देख सकते हैं 0 है और इस वैल्यू को आप एक तरीके से परसेंटेज मान सकते हैं। ये वैल्यू 0 से जाएगी 1 तक, यानी कि मैं इसे 0 से लेके 100% तक कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10% करना है तो मैं यहाँ पे 0.10 पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका 10% हिस्सा यहाँ पे गोल हो जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ से अमाउंट बढ़ाता हूँ तो ये 10% हिस्सा इसका उसी हिसाब से गोल होगा जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे बेवल वेट का यहाँ पे मैंने वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट की है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जानने की इसमें ये है कि अगर मैं यहीं पे किसी दूसरी एज को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि बेवल वेट दोबारा से मेरा 0 हो चुका है
और इस बार मैं इसको 0.50 यानी 50% पे सेलेक्ट करूँगा, तो आप देखेंगे कि इस बार जो मेरी एज है वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गोल हो चुकी है। तो यहाँ पे जो मैंने अमाउंट है वो 10% का सेट कर दिया और यहाँ पे मैंने 50% का सेट कर दिया। तो ये हमारा वेट इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। अब मैं टैब दबा के वापस अगर जाता हूँ और यहाँ पे अगर अमाउंट बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये 10% के हिसाब से चेंज होगा और ये मेरा 50% के हिसाब से चेंज होगा। वैल्यू अगर मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये 50% के हिसाब से चेंज हो रहा है और ये वाला हिस्सा मेरा वही 10% के हिसाब से अमाउंट को ले रहा है। तो इस तरीके से मैंने इसमें एक वेट डाल दिया कि ये मेरा हिस्सा 10% कम करेगा और ये हिस्सा मेरा 50% करेगा। इसको हम बोलते हैं वेट। तो हम इसके किसी भी पोर्शन को सेलेक्ट करके उसको अगर बेवल करना है तो उसी हिसाब से वैल्यू सेट कर सकते हैं और बाद में ये अधिकतर एनिमेशन में सबसे ज़्यादा काम आता है। जब हम इसकी एनिमेशन करेंगे तब इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा वर्टेक्स ग्रुप। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप सेलेक्ट करूँगा आप देखेंगे कि अब जो मेरी वैल्यू है वो एक अलग तरीके से चेंज होकर मेरे सामने आ रही है। तो ये वर्टेक्स ग्रुप किस तरीके से काम करते हैं ये देख लेते हैं। वर्टेक्स ग्रुप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जब भी हम कोई कैरेक्टर को लिपसिंग करते हैं या फिर उसके मुंह के किसी पर्टिकुलर पार्ट को एनिमेट करते हैं तो वर्टेक्स ग्रुप सबसे ज़्यादा काम आता है। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं आइए देख लेते हैं। तो फिर से चलते हैं टैब दबा के एडिट मोड में। यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप को जो आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये मेरा अभी खाली आ रहा है। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है वर्टेक्स ग्रुप, तो इसमें हमें एक फैसिलिटी मिलती है जिसमें हम किसी भी वर्टेक्स को सेलेक्ट करके ग्रुप बना सकते हैं। इसमें हम एज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्टेक्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इसके चारों कोनों को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये एरिया मेरा सेलेक्ट हो गया। अब अगर मुझे ये वर्टेक्स ग्रुप इस पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हरे कलर का जिसमें ट्रायंगल टाइप का कुछ बना होगा। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आएगा मेरे पास वर्टेक्स ग्रुप्स। तो यहाँ पे मैं कितने भी वर्टेक्स को सेलेक्ट करके ग्रुप बना सकता हूँ। सबसे पहले मैं सबसे टॉप व्यू को लेता हूँ। तो ये मेरा एक टॉप व्यू है। टॉप व्यू को मैं वर्टेक्स सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस का बटन दबाऊंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ग्रुप आ चुका है। जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है उसके लिए मैं यहाँ से कुछ नाम दे देता हूँ टॉप व्यू और सबसे नीचे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा असाइन का। जब तक हम यहाँ पे असाइन का बटन नहीं दबाएंगे यहाँ पे ये ग्रुप एक्टिव नहीं होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे असाइन का बटन दबाता हूँ आप देखेंगे कि मेरा एक वर्टेक्स यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। इसको मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं एक और इसका वर्टेक्स का ग्रुप बना लेता हूँ जो मेरा होगा बॉटम। बॉटम पे क्लिक करके दोबारा से मैं यहाँ पे प्लस का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ बॉटम। यहाँ पे एक सेलेक्ट रह गया तो शिफ्ट दबा के मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और फिर से मैं इसको असाइन करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे इसको मैं लॉक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास में अब दो ऑप्शन आ चुके हैं टॉप व्यू और बॉटम। टैब दबा के बाहर चलते हैं। अब वापस से चलते हैं मॉडिफायर पे। तो मॉडिफायर में जैसे ही मैं अब इस खाली जगह पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मेरे सामने दो ऑप्शन यहाँ पे जो मैंने ग्रुप बनाए थे आ चुके हैं, टॉप व्यू और बॉटम व्यू। यहाँ पे अगर मैं टॉप व्यू सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा टॉप व्यू है जहाँ पे मैंने टॉप में वर्टेक्स सेलेक्ट किए थे वहाँ पे अब अगर मैं बेवेल का इस्तेमाल करूंगा तो मैं उसको आसानी से यहाँ पे गोल कर सकता हूँ जितने भी एरिया को चाहूँ। केवल टॉप का जो मेरा एरिया है वो ही यहाँ पे काम करेगा। इसी तरीके से अगर मुझे बॉटम का एरिया यहाँ पे गोल करना है तो मेरा नीचे का हिस्सा गोल हो जाएगा और जैसे ही मैं इसके अमाउंट को यहाँ से बढ़ाऊंगा आप देखेंगे कि नीचे का हिस्सा मेरा यहाँ पे गोल कर रहा है। तो होप कि आपको वर्टेक्स ग्रुप भी समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए मैं इसको नन कर देता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। फिर से एक ले लेते हैं यहाँ पे क्यूब और अप्लाई करते हैं इसमें बेवल मॉडिफायर। तो लिमिट मेथड तक हम यहाँ पे इसको कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं इसमें प्रोफाइल पे। प्रोफाइल में मेरे सामने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है सुपर एलिप्स का ऑप्शन और दूसरा है कस्टम। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा लेता हूँ और इसको यहाँ से सेगमेंट दे देता हूँ। तो आप देखें कि मेरा बेवल इसमें अप्लाई हो चुका है। तो ये जो मेरा यहाँ पे प्रोफाइल है यहाँ पे मैं बेवल को जितना ऊपर चाहूँ उतना ऊपर ले जा सकता हूँ और जितना नीचे चाहूँ उसको मैं उतना नीचे ले जा सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये यहाँ पे काम करता है और जिस टाइप का मुझे बेवल चाहिए, जितना अंदर चाहिए तो अंदर कर दूंगा मैं उसको और अगर बाहर चाहिए तो मैं उसको यहाँ से वैल्यू की मदद से बाहर कर सकता हूँ। दूसरा हमारा है कस्टम।
कस्टम पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शेप है वो चेंज हो चुकी है। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। कस्टम में मैं यहाँ पे जैसा चाहूँ वैसा ग्राफ बना के इसके जो बेवल का जो अमाउंट है उसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैं और बढ़ा लेता हूँ। और अगर मैं इसमें ये कुछ इस तरह की शेप देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इस तरीके से जो मेरा बेवल है उसको यहाँ पे अपने तरीके से एक शेप दे सकता हूँ। इसी के साथ में मुझे कुछ बने बनाए शेप भी यहाँ पे दे रखे हैं। अगर मैं चाहूँ स्टेप्स तो एक स्टेप की शेप में बन के मेरे सामने आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई दूसरा सेलेक्ट करना है तो मैं क्राउन मॉडलिंग पे क्लिक करूँगा और आप देखेंगे क्राउन मॉडलिंग की तरह ये मेरे सामने आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट तरह के डिज़ाइन मुझे मॉडिफायर के दिए हुए हैं जिसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ या फिर मैं कोई अपना खुद का डिज़ाइन यहाँ पे बना सकता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप जैसे भी कॉर्नर उसके रखना चाहते हैं यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा सुपर इलिप्स और कस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा जियोमेट्री। सबसे पहले इनके हिंदी में मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है शार्प। जो शार्प होता है वो कुछ इस तरह की शेप होती है जो एक नुकीली शेप होती है और इसमें एक कोना होता है। दूसरा हमारा पैच ऑप्शन है। पैच ऑप्शन भी नुकीली हो सकती है या गोल भी हो सकती है, लेकिन ये इसमें कई सारे कॉर्नर होते हैं अलग अलग टाइप के जिसको हम बोलते हैं पैच। तो इस तरह की वैल्यू जो होगी वो पैच वैल्यू देती है। आर्क वैल्यू आपको पता ही है, आर्क जो होता है एक राउंड होता है, तो इस तरीके से ये जो राउंड होगा वो एक आर्क होगा। तो ये तीनों शेप कहाँ पे काम करती हैं और कैसे काम करती है, चलिए इसको जान लेते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी देर के लिए इस पे से यहाँ पे से ये बेवल हटा देता हूँ। तो चलते हैं टैब दबा के एडिट मोड में और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं फेस। फेस में हम इसका सबसे ऊपर वाला फेस लेंगे और इस फेस में थोड़ा बीच में एक नया फेस जनरेट कर लेंगे। आई दबाएंगे और इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो हमारा एक नया फेस इसके बीच में बन जाएगा। इस फेस को अगर हमें ऊपर ले जाना है तो ई दबाएंगे और ई दबा के ये बाय डिफ़ॉल्ट जेड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चला जाएगा। शेप काटने के बाद दोबारा से टैब दबाते हैं और चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में और दोबारा से इस पे बेवल पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इसकी जो चारों कॉर्नर से मैंने निकाले हैं कुछ इस तरह की शेप यहाँ पे सामने आएगी। अगर मैं इसका वायर फ्रेम मोड ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरी सबसे पहली शेप है वो यहाँ पे नुकीली बन के आ रही है। एकदम आप देख सकते हैं कितना नुकीला यहाँ पे बना हुआ है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो शेप है वो मैंने एक सेलेक्ट की है शार्प। तो बहुत से टाइम यहाँ पे जो ऑप्शन है जब आप इसमें से बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर निकालेंगे या इसमें से कोई भी मॉडलिंग करते हैं और इस तरीके से ये पोर्शन बने हुए आते हैं तो आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं ज्योमेट्री की मदद से। तो ये चीज़ अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो मैं इसमें दूसरा सेलेक्ट करूँगा पैच। पैच सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से मेरा जो ऑप्शन है वो चेंज हो चुका है। वायर फ्रेम मोड पे अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अगर मैं इसको शार्प क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि एक तरीके से कोना बन के आ रहा था और जैसे ही मैं इसको यहाँ से पैच पे क्लिक करूँगा तो जैसे ही मैंने एक ज्योमेट्री आपको दिखाई थी उस तरह के ये कॉर्नर बन के मेरे सामने आ चुके हैं। अब ये जो आर्क है ये बिल्कुल आर्क तरह की शेप बनाएगी और इसने देखा यहाँ पे एक आर्क बना दिया। इस तरीके से ये हमारे ज्योमेट्री को चेंज करने के काम आता है। अगर मैं इसको यहाँ से मॉडलिंग मोड पे लाता हूँ और पैच पे सिलेक्ट करता हूँ आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना यहाँ पे चेंजमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से आर्क को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे कुछ और चेंजमेंट आएगा। इस तरीके से अगर हमारी शेप में कुछ गड़बड़ी होती है तो ज्योमेट्री की मदद से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अब दोबारा से हम इसमें आते हैं वायर फ्रेम मोड पे। अब यहाँ पे हमारे सामने अगर मैं पैच को सेलेक्ट करता हूँ तो एक कॉर्नर आता है और दोबारा इसमें ऑप्शन आता है इनर का। तो इसके जो इनर हिस्से हैं जो अंदर के हिस्से हैं उसको हम दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। इसको शार्प करना है तो शार्प बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा और यहाँ पे अगर मैं आर्क क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इसके जो कॉर्नर हैं या इनसाइड जितने भी इसके इनर जो एरिया है वहाँ पे एक आर्क अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से पैच को सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे इसमें ये जो आर्क है कुछ इस तरीके से बन के आएगा और अगर मैं इसको शार्प करूँगा तो ये इस तरीके से इसको शार्प कर देगा। अब दोबारा से चलते हैं मॉडलिंग मोड में। अब यहाँ पे आपने वायर फ्रेम मोड में देखा कि यहाँ पे जो ज्योमेट्री है ये लाइन यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे ये ज्योमेट्री इसकी इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में एक दूसरे को काट रही है। तो जहाँ जहाँ ये ज्योमेट्री एक दूसरे को काट रही है उस एरिया को मैनेज करते हैं हम इंटरसेक्शन से।
यहाँ पे ये जो नॉर्मल एरिया है वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड फिल रहेगा और जैसे ही मैं इसको ग्रिड फिल से यहाँ कट ऑफ कर दूंगा तो ये उस बीच के एरिया को यहाँ से काट देगा जहाँ पे इसकी एजेस इंटरसेक्ट कर रही थी। तो आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग जगह पे इंटरसेक्शन बन चुका है। लास्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है शेडिंग का, और शेडिंग में हम ये फालतू की चीज़ नहीं देखेंगे, सिर्फ इसमें जो जानने वाली चीज़ है वो है मटीरियल इंडेक्स। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और शिफ्ट ए दबाता हूँ और एक क्यूब ले लेता हूँ। तो लास्ट ऑप्शन जो हमारा बचा है वो है शेडिंग। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है शेडिंग, बेवल में शेडिंग ऑप्शन कलर के लिए इस्तेमाल होता है और शेडिंग ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जानने वाली चीज़ है वो है मटीरियल इंडेक्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मटीरियल इंडेक्स को हम बेवल में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मटीरियल इंडेक्स को समझने के लिए हम कुछ इस तरह का एक कलर्ड क्यूब बनाएंगे और साथ ही इसको एनिमेट करेंगे। तो इसमें कलर्ड बड़ा क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले हमें और भी क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें चाहिए एक मॉडिफायर जिसका नाम है एरे। एरे मॉडिफायर के ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, इसके 3 एपिसोड आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल वेब फॉर क्लिक पे जाके देख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसमें एरे अप्लाई किया, इसमें एक 2 काउंट अभी मेरे आ रहे हैं, तो मैं इसको 3 कर लेता हूँ। आपने देखा कि यहाँ पे 3 काउंट यानी 3 क्यूब मेरी यहाँ पे हो चुकी हैं। अब इसमें मैं एक डुप्लीकेट लूँगा। डुप्लीकेट लेने के लिए मैं यहाँ से एक एरो है इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ मेरे सामने एक ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपने देखा कि नीचे की तरफ मेरी एक दूसरी एरे बन के आ चुकी है। तो मैं ऊपर वाली एरे को यहाँ मिनिमाइज कर देता हूँ और क्योंकि मेरा यहाँ पे x में वैल्यू दे रखी थी मैंने यहाँ पे, इसीलिए ये x डायरेक्शन में मेरे डुप्लीकेट्स बन के आ चुके हैं। लेकिन मुझे ये डुप्लीकेट्स x डायरेक्शन की जगह y डायरेक्शन में चाहिए, तो मुझे यहाँ से इसको कॉपी करना है और इसको कर देना है 0 और कॉपी की हुई वैल्यू को मैं डालूंगा y में और जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे जो क्यूब हैं वो y डायरेक्शन में जा चुके। अब मुझे बड़ा क्यूब के लिए एक ऊपर की तरफ और डुप्लीकेट चाहिए। तो ऊपर डुप्लीकेट के लिए मुझे सिंपली यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और ये y डायरेक्शन में मेरे डुप्लीकेट जा चुके हैं। ये डुप्लीकेट मुझे ऊपर की तरफ चाहिए, तो सिंपली यानी z में मुझे ये कॉपी करके y की वैल्यू पेस्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल C कर लेता हूँ, यहाँ से इसको 0 दबाता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मेरा बड़ा क्यूब बनके तैयार हो चुका है। अगर आप इसमें बेवल की सेटिंग करना चाहते हैं तो सिंपली बेवल पे जाइए और यहाँ पे आप इसकी जो एजेस हैं यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ और ये क्यूब मेरी इस तरीके से मेरे पास आ चुकी है। अब इसमें कलर अप्लाई करने के लिए हमें जाना पड़ेगा शेडिंग मोड में और शेडिंग मोड में सबसे ऊपर आपको 4 ग्लोब जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो तीसरे नंबर का जो ग्लोब है हमारा वो है शेडिंग का। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि अब मेरा जो एक वाइट कलर इसमें अप्लाई हो चुका है। अगर मुझे यहाँ पे कलर अप्लाई करने हैं तो जाना पड़ेगा मुझे मटेरियल प्रॉपर्टीज में। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये न्यू का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करके इसमें एक कलर ऐड कर सकता हूँ। फिलहाल पे ये मेरा डिफ़ॉल्ट कलर है वाइट कलर, और अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं बड़े आराम से यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे रेड कर देता हूँ। एक चीज़ का आपको ध्यान में देना है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको घुमा के कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको ब्राइट या डार्क करना है तो मैं सिंपली इसमें ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो ये कलर हल्का हो जाएगा, अगर नीचे की तरफ लाऊंगा तो ये कलर मेरा डार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्राइटनेस मैं इसकी यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। यहीं पे मेरे को अभी HSV मोड में है, अगर मैं इसको RGB मोड में करूँगा तो यहाँ पे ये मेरा RGB में आ जाएगा। और अगर मेरे पास कोई कलर कोड है तो मैं यहाँ पे इसमें उस कलर को अप्लाई करके भी यहाँ पे कलर डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा कलर का पूरा एक फॉर्मेट है। फिलहाल मैं इसको HSV पे ही सेट कर देता हूँ। इस कलर का मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे रेड कलर। यहाँ पे मैंने इसका नाम रेड कलर दे दिया है। डबल क्लिक करके आप इसको रीनेम कर सकते हैं। अब मुझे इसमें अगर कोई नया कलर ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपली मैं प्लस का बटन दबाऊंगा और एक नया कलर यहाँ पे एक नया मटेरियल में बना सकता हूँ। फिलहाल के लिए अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ नए वाले को तो मैं माइनस करूँगा और यहाँ से ये कलर हट जाएगा। अब वापस चलते हैं अपने मॉडिफायर्स पे और बेवल को अगर मैं खोल के देखूंगा और अब ये जो मटेरियल इंडेक्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 दे रखा है। इस मटेरियल इंडेक्स को समझने के लिए हम इसमें एक और कलर ले लेते हैं। प्लस का बटन दबाऊंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा और इस बार मैं जो कलर है वो इसको ले लेता हूँ यहाँ पे ब्लू, और ब्लू से मैं इसको थोड़ा सा स्काई ब्लू की तरफ लूंगा तो मैं ये मेरा मटेरियल लाइट ब्लू होता चला जाएगा और यहाँ पे मैं इसको छोड़ के इस कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ।
और इसका मैं नाम दे देता हूं बेवल, BEVEL, बेवल। अब यहाँ पे अगर आपको इंडेक्स में जो भी कलर यहाँ पे सेट करना है, जो भी कलर यहाँ पे बेवल करना है, वहां पे आप कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैंने ब्लू बनाया तो मैंने ब्लू को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है और मैं वापस जाऊंगा अपने बेवल मॉडिफायर पे। यहाँ पे मेरे पास में एक -1 का ऑप्शन दे रखा है। ये -1 का मतलब है कि अभी जो मेरा बेवल है वो -1 के कलर की वैल्यू को ले रहा है। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो भी ये वैल्यू को नहीं लेगा। जैसे ही मैं इसको 1 करूंगा आप देखेंगे कि मेरा जहां जहां मैंने इसमें बेवल अप्लाई किया था वहां वहां पे मेरा ये ब्लू कलर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से मेरा बेवल मॉडिफायर जितने एरिया को यहाँ पे कवर करेगा उस एरिया को मैं यहाँ पे कलर कर सकता हूँ मटेरियल इंडेक्स की मदद से। अब इसमें जो मेन बात जानने की है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स कलर बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें कोई भी इफेक्ट अब यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। इसका रीजन ये है कि जहाँ भी हमारा इंडेक्स आपको शो करेगा वहाँ पे केवल ये एक ही जगह पे काम करेगा, 1 पे। जो लोग HTML CSS की कोडिंग वगैरह करते हैं उन लोगों को ये इंडेक्स समझ में आ गया होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो ध्यान रखें कि जहाँ पे भी हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे 1 पे वो काम करेगा और 0 पे वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल में इसको 1 पे सेट कर देता हूँ। इंडेक्स डिटेल में कैसे काम करता है ये मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। कोई इंडेक्स का मतलब होता है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 4-5 कलर लेता हूँ बेवल के या 4-5 बेवल मॉडिफायर लेता हूँ और सभी मैं अलग अलग इंडेक्स सेलेक्ट करूंगा तो इंडेक्स में जो वैल्यू मैं जितनी ज़्यादा रखूंगा वो वैल्यू मेरे को सबसे ऊपर शो करेगी और जो वैल्यू मैं कम यहाँ पे रखूंगा, अगर मैं यहाँ पे 5 रखूंगा तो जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी वो कलर यहाँ पे अप्लाई होगा और जिसकी वैल्यू यहाँ पे कम होगी वो कलर यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इसको डिटेल में जब जरूरत पड़ेगी तो इसको डिटेल में भी समझेंगे। फिलहाल के लिए आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसमें 1 किया, 1 पे मेरी जो वैल्यू है वो ब्लू हो गई। अगर मैं इस अमाउंट को बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ से थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाने की कोशिश करूँगा और ये वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। जितनी वैल्यू मुझे यहाँ रखनी है उतनी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम बेवल में अपना जो कलर है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो अलग अलग लेयर हैं वो अलग अलग कलर की हों। तो अगर जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि मैंने अभी इसको सेपरेट नहीं किया है। जैसे ही मैं इसको सेपरेट करूँगा ये सारे क्यूब आपस में जो जॉइंट हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर मैं टैब दबा के सेपरेट करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा और सेपरेट करने के लिए P दबाऊंगा, जैसे कि मैं पहले ही आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, और बाय लूज पार्ट पे क्लिक करूँगा तो अभी आप देखेंगे ये सेपरेट नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं आउटलाइनर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा जो एक क्यूब है वो ही है। अगर मेरा सेपरेट हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारी क्यूब बन के आ जाएंगी, लेकिन जैसे ही मैं P दबाता हूँ और बाय लूज पार्ट यहाँ पे करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ही क्यूब है वो यहाँ पे सेपरेट नहीं हो रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जैसे मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ कि मेरे पास में यहाँ पे जो जितने भी मॉडिफायर्स हैं वो अभी मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किए हैं, और जब तक मैं इनको यहाँ पे अप्लाई नहीं करूँगा ये जो क्यूब है मेरे वो सेपरेट नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखें किसी भी मॉडिफायर का अगर यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है तो सबसे पहले उसको अप्लाई करना ना भूलें। तो मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे इसको अप्लाई करने के बाद चलते हैं वापस टैब दबा के एडिट मोड में, P दबाएंगे और बाय लूज पार्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे क्यूब बन के आ चुके हैं। इसका मतलब अब मेरे सारे क्यूब यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं। टैब दबा के वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा और अब मैं किसी भी क्यूब को यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मेरे सामने सबसे पहला चैलेंज ये है कि मैं किस तरीके से अलग अलग क्यूब के कलर को अलग अलग चेंज कर सकता। अगर मैं इसमें एक क्यूब को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मटेरियल में जाके इसको कलर चेंज करने की कोशिश करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी कलर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो सारे के सारे क्यूब के लिए सेलेक्ट हो रहा है। तो Ctrl Z कर देते हैं ताकि मेरा जो कलर है वो वापस आ जाए। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो 3 लेयर हैं वो अलग अलग कलर की हों, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 अलग अलग क्यूब ले लेता हूँ। Shift A दबाऊंगा और यहाँ से मैं एक क्यूब लूँगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करते हैं वो इसके अंदर आएगा, और गलती से आपको कहीं और क्लिक हो जाता है तो वो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आउटलाइनर में जाएंगे। आउटलाइनर में जो सबसे नीचे जो आपने यहाँ पे क्यूब सेलेक्ट किया है वो ही यहाँ पे हमारा ऐड होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब भी कोई चीज़ मिस हो जाती है आउटलाइनर में जाके सबसे नीचे सेलेक्ट करके आप उसको वापस कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर की साइड खिसका लेता हूँ
और इसको शिफ्ट डी दबा के इसका डुप्लीकेट लेता हूँ पहले, और वाई दबा के वाई एक्सिस पे मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फिर से मैं शिफ्ट डी दबाऊंगा और वाई दबा के वाई एक्सिस पे इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब मेरे पास हो गए हैं 3 क्यूब। अब सबसे पहले मैं इन तीनों अलग अलग क्यूब में वो कलर भरूंगा और वो तीनों कलर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। और वो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके से कलर लेके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसमें न्यू मटेरियल पे ऐड करना है। सबसे पहले तो सिंपल वे है हमारा ये वाला। इसमें जो भी कलर मुझे चाहिए मैं अपने माउस को दबाऊंगा यहाँ से, और यहाँ से अगर मुझे येलो कलर चाहिए तो मैं येलो पे सेलेक्ट करूँगा और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा कलरिंग दिखाई दे। अगर RGB चाहिए तो RGB पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, HSV चाहिए तो HSV पे। अब दूसरा जो क्यूब है, अगर मैं चाहता हूँ किसी इमेज से या कहीं ऐसी जगह कोई कलर है जो मैं यहाँ पे उठाना चाहता हूँ, तो उसको यहाँ पे मैं उठा के दिखाऊंगा। उसके लिए सपोज आपके सिस्टम पे कोई इमेज पड़ी है या फिर कोई कलर पड़ा है, तो आप यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं सिस्टम पे जाऊँगा, सिस्टम पे जहाँ भी मेरा कलर पड़ा होगा, सपोज मैं डी में जाता हूँ इंस्टा पोस्ट पे, इस इमेज से कोई कलर मुझे उठाना है तो इसको सिंपली मैं अपने ब्लेंडर में ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे मेरा ये इमेज आ जाएगी। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अपनी क्यूब को सेलेक्ट करना है, उसके बाद न्यू पे क्लिक करना है, बेस कलर पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक ड्रॉपर दिखाई देगा, इस ड्रॉपर पे जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि मेरा जो माउस का कर्सर है वो एक ड्रॉपर बन गया है, और मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जो कलर है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। काम खत्म होने पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा। तीसरा कलर मैं अप्लाई करने के लिए यहाँ से सिंपली अगर मेरे पास कोई कोड है तो मैं उस कोड से ले सकता हूँ। जैसे मैं न्यू करूँगा यहाँ पे और हैक्स पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी कोड अगर मैं देता हूँ, सपोज रेंडमली अगर मैं यहाँ पे कोई भी कोड दे देता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से आप कोई भी कोड यहाँ पे सेलेक्ट करके अगर मैं FFFF कर दूंगा तो ये मेरा वाइट हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी कलर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं जो कोड आपके पास मौजूद है, और आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल में मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसमें ग्रीन कलर। अब मेरे पास 3 कलर आ चुके हैं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इंडिविजुअली एक एक करके क्यूब को सेलेक्ट करूं और वहां से कलर चेंज करूं, या फिर मैं अगर डायरेक्टली करना चाहता हूं तो मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं इसके फ्रंट व्यू में जाऊंगा, उसके लिए मैं 1 दबाऊंगा और इसके ऊपर वाले एरिया को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट लेयर को। उसके बाद जो नीचे की दूसरी लेयर है, मिडिल वाली और एक तीसरी लेयर है, तीनों में मैं ये कलर यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लेयर को ले लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जूम, जो अच्छे से दिखाई दे। सबसे ऊपर मुझे रेड कलर अगर इसमें अप्लाई करना है तो सबसे पहले मैंने ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाऊंगा और मैं अब लास्ट में ये वाला क्यूब सेलेक्ट करूंगा। कीबोर्ड से दबाऊंगा Ctrl+L और इसमें मुझे एक ऑप्शन मिलेगा लिंक मटीरियल्स। लिंक मटीरियल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि मेरा जो रेड कलर है हल्का सा चेंज हो चुका है नीचे की अपेक्षा। अब मुझे इसमें येलो कलर बीच में अगर रखना है तो मैं फिर से 1 दबाऊंगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि 1 दबाते समय नमपैड का ही 1 होना चाहिए। अगर नमपैड आपका काम नहीं कर रहा है या आपके पास में लैपटॉप है जिससे आप काम कर रहे हैं तो सिंपली आपको जाना है एडिट में जाके प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनपुट पे जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन है एम्यूलेट नमपैड, इसको आप टिक मारेंगे तो आपका जो कीबोर्ड के जो बटन है वो यहाँ पे काम करने लगेंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये बटन आपके सिस्टम में काम क्यों नहीं कर रहे हैं। अब मैं बीच वाली लेयर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें अप्लाई करूंगा येलो कलर। तो बीच वाली लेयर को सेलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट दबाऊंगा और यहाँ से इसमें येलो कलर को सेलेक्ट करूंगा और दोबारा से अपने कीबोर्ड से दबाऊंगा Ctrl+L और दोबारा से अगर मैं लिंक मटेरियल्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो बेस कलर है इसका वो चेंज हो चुका है, लेकिन बैवल का जो मेरा कलर है वो ऐसे के ऐसे ही है। इसी तरीके से फिर से 1 दबाऊंगा, फ्रंट व्यू में जाके नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करूंगा। इस बार मुझे शिफ्ट दबा के ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना है और Ctrl+L दबाऊंगा और लिंक मटेरियल्स पे क्लिक करते ही जो नीचे वाले मटेरियल है वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। आपने देखा कि किस तरीके से मेरी जो क्यूब है वो अब कलरफुल हो चुकी है और अब मैं ये तीनों क्यूब को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसमें जो बेवल का ब्लू कलर है अगर आपको ये चेंज करना है तो किसी भी एक क्यूब को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो और मटेरियल्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे बेवल का एक पॉइंट जो मैंने बनाया था वो बना हुआ आ रहा है और इस वाले पॉइंट पे मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। जो भी कलर मुझे चाहिए बेवल का मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो Ctrl+Z करके मैं वापस इसको ब्लू कलर ले लेता हूँ।
अब मैं इसके ऊपरी हिस्से को, रेड वाले हिस्से को यहाँ पे एनिमेट करके दिखाऊंगा। इसके लिए मैं सबसे पहले अपना जो नीचे का जो एनिमेशन का एडिटर है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। बाई चांस अगर आपका ये एडिटर यहाँ पे मर्ज हो जाता है या मिक्स हो जाता है या आपको नहीं मिलता है, इसके लिए कुछ नहीं करना, आप दूसरी स्क्रीन यहाँ से बनाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको टाइमलाइन करके एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना टाइमलाइन बना सकते हैं। अब इसमें सबसे लास्ट में आपको दो चीज़ मिलेंगी, स्टार्ट और एंड। ये आपके फ्रेम साइज यानी कि वीडियो का साइज है। जितनी लंबी आप इसमें एनिमेशन रखेंगे, यहाँ से अपना एंड जो है वो सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं वैल्यू को, और आपकी जो एनिमेशन है वो यहाँ पे उतनी ही लंबी रहेगी। तो मैं 1 दबाऊंगा और इसकी जो ऊपर की लेयर जो मुझे घुमानी है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास में एक टाइम बार दे रखा है। ये टाइम बार हमारी एनिमेशन को दर्शाता है। तो मैंने यहाँ पे क्यूब को सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसको अगर एनिमेट करना चाहता हूँ और अपनी एनिमेशन को सेव करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ये एक वाइट कलर का बटन है। इस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये ब्लू कलर हो गया और अब मेरी जो एनिमेशन है वो यहाँ पे सेव होने लगेगी। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी एनिमेशन ख़त्म हो जाती है इस बटन को यहाँ से बंद कर दें। अगर आप इस बटन को यहाँ से बंद नहीं करेंगे तो आपकी जो एनिमेशन है वो लॉस हो सकती है, एक के ऊपर एक वो सेव हो जाएगी। जो भी एक्शन आप यहाँ करेंगे वो अब मेरे यहाँ पे एनिमेशन में सेव होती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको हल्का सा आर दबा के जेड डायरेक्शन में अगर मैं रोटेट करूँगा और क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरा एक की फ्रेम यहाँ पे बन के आ चुका है। इस तरीके से जो भी मूवमेंट मैं करूँगा वो यहाँ पे सेव होते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ और उसको वापस अपनी पोजीशन में ले लेता हूँ। सबसे पहला मेरे सामने चैलेंज आता है कि अभी जो मेरी स्थिर अवस्था है इसको मैं यहाँ पे कैसे सेव करूँगा। इसको सेव करने के लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट में एक ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन का, और यहाँ पे मेरे सामने एक ऑप्शन है इंसर्ट की फ्रेम, या फिर इसका शॉर्टकट है आई। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे और इसमें किस तरह की एनिमेशन मैं कर रहा हूँ वो मैं यहाँ बता सकता हूँ। यहाँ पे मैं रोटेशन कर रहा हूँ तो रोटेट पे क्लिक करूँगा और आप देखेंगे मेरा की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इस समय जो यहाँ पे पोजीशन है वो यहाँ पे मेरी सेव हो चुकी है। अब मैं इस कर्सर को थोड़ा सा आगे ले जाऊँगा जहाँ तक मुझे ये एनिमेशन रखनी है। अगर मैं 60 पे यहाँ पे सेट कर देता हूँ इसको, और अब मैं इस क्यूब को हल्का सा आर दबा के जेड दबाऊंगा और इसको हल्का सा घुमा देता हूँ। आप देखेंगे कि मेरा दूसरा की फ्रेम बन के मेरे सामने आ चुका है। इस की फ्रेम को अगर मैं फिर से स्टार्टिंग से पीछे करूँगा और प्ले पे बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरी एनिमेशन यहाँ पे आ चुकी है। इस की फ्रेम को थोड़ा सा आगे अगर मैं कर दूंगा तो ये एनिमेशन उतनी ही फास्ट हो जाएगी और आप देखेंगे किस तरीके से तेज़ी से ये एनिमेट करेगा। तो जितनी फास्ट आपको एनिमेशन रखनी है की फ्रेम को उतना आगे कर दें और ये एनिमेशन बहुत जल्दी आपके सामने हो जाएगी। फिलहाल के लिए मुझे ये एनिमेशन नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा और यहाँ से ये की फ्रेम डिलीट कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जो क्यूब मैंने सेलेक्ट की है वो अपनी ही जगह पे 360 डिग्री पे घूमे। अभी जो यहाँ पे मैं आर दबा के और जेड दबा के अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एक कॉर्नर वाले पॉइंट पे घूम रहा है। इसका रीज़न ये है कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो बिल्कुल यहाँ पे है और कोई भी चीज़ अपने ओरिजिन पॉइंट के चारों तरफ ही मूव करती है, चाहे हम उसको एनिमेट कराएं चाहे कुछ भी कराएं, वो अपने ओरिजिन पॉइंट के चारों तरफ ही मूव करेगी। तो कंट्रोल जेड करके मैं इसको वापस वहीं पे सेट करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास में जो चैलेंज है वो ये है कि मैं इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो बिल्कुल इसके सेंटर में बनाऊंगा, तभी ये मेरी यहाँ पे मूव करेगी। सेंटर में ले जाने के लिए आपने देख रखा है कि मैं यहाँ पे अलग से क्लिक कर देता हूँ वापस और फिर से मैं 1 दबाऊंगा और इन सभी को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। अब इसमें से जिस भी क्यूब को मुझे सेंटर बनाना है उसको मैं शिफ्ट दबा के क्लिक करूंगा। आप देखेंगे कि इसका हल्का सा कलर ऑरेंज हो चुका है। अगर मुझे किसी और को बनाना है तो मैं यहाँ से शिफ्ट दबाऊंगा और इसको क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कलर हल्का सा उसका चेंज होता है यहाँ पे। तो मैं बीच वाला सेंटर बनाना है तो बीच वाले को मैं यहाँ पे हल्का सा चेंज करूंगा, उसका थोड़ा सा कलर ऑरेंज, लाइट ऑरेंज हो जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली जाना है अपने ऑब्जेक्ट में और सेट ओरिजिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे सामने एक ऑप्शन मिलेगा ओरिजिन टू ज्योमेट्री। ओरिजिन टू ज्योमेट्री में मैं जैसे ही क्लिक करूंगा और इसका फ्रंट व्यू देखने के लिए मैं 7 दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसमें जितने भी ओरिजिन है अब इसमें इसके सेंटर में पहुंच गए हैं। अगर बाई चांस ये सेंटर में नहीं पहुंचते हैं तो मेरे सामने एक और ऑप्शन है जिसका नाम है ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास। इस पे मैं क्लिक करते ही जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके बिल्कुल बीचों बीच में हमारा ओरिजिन पॉइंट पहुंच जाएगा अपने आप। अब हमारे पास सभी के जो क्यूब हैं वो अलग अलग ओरिजिन पॉइंट बन चुके हैं।
तो अब मैं इसको अगर मूव करने की कोशिश करूंगा तो R दबा के Z दबाऊंगा और मैं इसको अगर यहाँ पे मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये मूव तो बहुत सही तरीके से हो रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको प्ले करूंगा आप देखेंगे किस तरीके से इसकी पोजीशन खराब हो चुकी है। प्ले करते ही देखेंगे कि यहाँ पे ये सारे क्यूब अपने ही एक्सिस के चारों तरफ घूम रहे हैं। कंट्रोल Z दबा देता हूँ मैं, 7 दबा के मैं इसके टॉप में आता हूँ। सबसे पहला काम मुझे ये करना होगा कि इन सभी के सभी ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन पॉइंट है वो इसका बिल्कुल सेंटर में रखना पड़ेगा और एक बनाना पड़ेगा। ये अलग अलग ओरिजिन पॉइंट का रीजन ये है कि ये सारे के सारे क्यूब अलग अलग हैं। अगर मैं इनको आपस में ज्वाइंट कर दूंगा, आपस में जोड़ दूंगा, तो इनका ऑटोमेटिकली जो सेंटर है वो एक बन जाएगा। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मैं पहले इसको अलग से डीसेलेक्ट कर देता हूँ, 1 दबाऊंगा और इसको यहाँ दोबारा से सेलेक्ट करूंगा और अब मैं 7 दबा के इसके टॉप व्यू में जाऊंगा और अब मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल J शॉर्टकट दबाता हूँ, कंट्रोल J से ये सारे क्यूब आपस में अटैच हो जाएंगे और इसका एक बीच में सेंटर बन जाएगा। सेंटर अगर इधर उधर आता है तो आप उसको ऑब्जेक्ट में जाके सेट ओरिजिन से ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास करके बीच में ला सकते हैं, या फिर इसके बहुत सारे तरीके होते हैं ओरिजिन को मूव करने के, जिसके लिए मैं ओरिजिन की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं अभी ओरिजिन को यहाँ पे बीच में सेट कर चुका हूँ और अब मैं अगर इसको यहाँ पे रोटेट करूंगा, R दबाऊंगा, Z दबाऊंगा और इसको यहाँ पे अगर रोटेट करता हूँ तो अब मेरा ये क्यूब यहाँ पे आराम से रोटेट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि की फ्रेम बहुत लंबा जा रहा है, यहाँ पे मेरा जो कर्सर है वो बहुत आगे तक जा रहा है वीडियो में, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे 60 फ्रेम पे इसको छोड़ूंगा, यानी 60 फ्रेम तक मैं यहाँ इसको रखूंगा और एंड जहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे 60 अप्लाई करूंगा। तो आप देखेंगे कि अब मेरा जो फ्रेम है वो यहाँ से 60 पे ही ख़त्म हो जाएगा और मेरी जो वीडियो बनेगी वो 60 तक ही पहुँचेगी। थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इसको हल्का सा 80 कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हल्का सा ये गैप रहे। तो इस तरीके से हमारी जो एनिमेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है इसको थोड़ा सा स्मूथ करना। तो स्मूथिंग का जो काम है वो मेरा ग्राफ में होता है। ग्राफ के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको कन्वर्ट कर लूँगा ग्राफ एडिटर में। नीचे आपको हल्का सा यहाँ पे एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये मेरा जो है एनिमेशन का ग्राफ है। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको ग्राफ को सेलेक्ट करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे हल्का सा ऑरेंज कलर बन चुका है। ये वास्तव में मेरा हैंडल है। इस हैंडल को मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे और इसकी मदद से मैं इसको आगे या पीछे कर सकता हूँ। तो मैं इसको हल्का सा यहाँ पे सेट करता हूँ और जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा आप देखेंगे कि ये किस तरीके से स्मूथ बन के आ रहा है। इस हैंडल को मैं जितना आगे की तरफ खींचूंगा और जितना ऊपर की तरफ ले जाऊंगा उतना ही मेरा जो एनिमेशन है वो स्मूथ हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं पहले ये हल्का सा स्लो हुआ, उसके बाद कितना फास्ट पे तेजी से घूमा। तो इस तरीके से ग्राफ की मदद से मैं अपनी एनिमेशन को स्मूथ कर सकता हूँ। तो वापस मैं अपना चलते हैं टाइमलाइन पे। जिन लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी है आपको सबसे पहला काम करना है कि इसको रेंडर करना है और रेंडर करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका जो सिस्टम है इसको रेंडर करने में कितने सेकंड या कितने मिनट का टाइम लेता है। इससे आपको भी पता लगेगा कि आपका जो सिस्टम है वो औरों से कितना फास्ट है या कितना स्लो है। तो रेंडर करने के लिए हमारे पास जो सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो रेंडर करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो रेंडरिंग का जो प्रोसेस है इसमें ये हमारा क्यूब किस तरीके का दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ सबसे लास्ट वाला जो गोल निशान है इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा ये मेरी रेंडर की वैल्यू है। ब्लू बटन ऑन है, इसको एनिमेशन के तुरंत बाद हमें बंद करना है। अगर ये ब्लू बटन हमारा ऑन रह जाता है और हम कोई भी इसमें चेंजेस कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेंजेस हमारे यहाँ पे सेव हो जाएंगे और हमारी पुरानी एनिमेशन को ओवरराइड कर देंगे, जिसकी वजह से आपका पूरी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। तो हमेशा एनिमेशन के बाद इस बटन को बंद करें। और अब मैं इस ग्राफ एडिटर को यहाँ से हटा सकता हूँ। स्पेस दबा के मैं यहाँ से एनिमेशन को प्ले करके देख सकता हूँ कि मेरी एनिमेशन किस तरीके से चलेगी। तो इस क्यूब को सबसे पहले अंधेरे से मुझे उजाले में लाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे पड़ेगी एक रोशनी की ज़रूरत। और मैं यहाँ से ले लेता हूँ प्लेन दबा के S दबाऊंगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। फिर से S दबाऊंगा और फिर से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। वायर फ्रेम की मदद लेंगे ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। 1 दबाएंगे हमारा फ्रंट व्यू आएगा और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि क्यूब हमारा किस तरीके से इस पे प्लेन पे रखा हुआ है और ये हमारा क्यूब बन के आ चुका है। 1 दबा के फ्रंट व्यू में आएंगे, हल्का सा इसको स्क्रॉल की मदद से ड्रैग करेंगे, ये हमारा फ्रंट व्यू है। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं एक लाइट लेने के लिए यहाँ पे लाइट ऑप्शन में जाएंगे और सारी लाइटें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए सनलाइट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको ऊपर कर देता हूँ। अब आती है बारी कैमरे की। कैमरा हमने स्टार्टिंग में ही डिलीट कर दिया था, कैमरा नहीं होगा। रेंडरिंग पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने सबसे नीचे नोटिफिकेशन आ जाएगा, नो कैमरा फाउंड इन स्क्रीन। इसका मतलब हमें एक कैमरा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा।
तो उसके लिए शिफ्ट ए दबाएंगे और यहाँ पे ले लेते हैं कैमरा। कैमरे की सेटिंग कैसे करनी है ये भी देख लेते हैं। एन दबाएंगे, एन दबा के हमारी एक विंडो आ जाएगी। इस विंडो में सबसे ऊपर आइटम पे क्लिक करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि इस कैमरे को यहाँ से बाहर निकालना है। थोड़ा सा साइज है एस दबा के थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हम अपने कीबोर्ड से दबाएंगे 0 बटन, जिससे हमारा इसका कैमरे का व्यू दिखाई देने लगेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा 0 दबा के वापस यहाँ पे आते हैं। इस वाला जो कैमरा अभी हमारा बिल्कुल टेढ़ा जा रहा है, तो सबसे पहले ये कैमरे को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। तो रोटेशन यहाँ पे मैं यहाँ पे सेट करूँगा एक्स पे 90 डिग्री। तो आप देखेंगे 90 डिग्री पे मेरा सेट हो जाएगा। बाकी को मैं यहाँ पे कर दूंगा 0 0। तो ये सेटिंग हमें करनी है, रोटेशन में डालना है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ये हमारा सेट हो जाएगा, बाकी के 0 करना है। अब फ्रंट व्यू में जाना है, 1 दबाना है और इस कैमरे को इससे थोड़ा सा ऊपर की साइड में यहाँ पे सेट कर देना है और इधर की साइड लाना है। जो भी सीन आप ले रहे हैं उसके मिडिल में आप यहाँ पे सेट कर दें इसको। अब 0 दबाएंगे और इसके कैमरा मोड में आएंगे। ये जो पोर्शन इसमें आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये हमारा कैमरा है और ये चीज हमें रेंडरिंग करके देगा। अब हम ट्रांसफॉर्म की मदद से अपने कैमरे की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। सबसे ऊपर एक्स है, अगर हम इसको इधर करेंगे तो ये हमारी इस तरीके से वैल्यू चेंज होगी। अगर हमें वाई एक्सिस पे मूव करना है तो ये आगे से पीछे की तरफ मूव होगा। अगर हमें कैमरा ऊपर से नीचे ले जाना है तो ये जेड एक्सिस पे हम इसको ऊपर से नीचे ले जा सकते हैं। तो किसी भी व्यू को देखने के लिए यहाँ से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको वाई से थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाऊंगा और मुझे अब क्या करना होगा कि इसकी जो पोजीशन है उसको रोटेट करना होगा नीचे की तरफ। अगर मुझे रोटेट करना है नीचे की तरफ, मैं तो एक्स एक्सिस पे इसको ऊपर से नीचे यहाँ पे रोटेट कर सकता हूँ। अगर आपको इसको और ऊपर ले जाना है तो जेड पे यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाएं और रोटेट करना है तो एक्स एक्सिस पे नीचे की तरफ रोटेट करें। इस तरीके से आप अपने कैमरे को यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्पेस दबा के आप देखेंगे तो मेरा एनिमेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं 0 दबाऊंगा मैं कैमरे व्यू से बाहर आ जाऊंगा और अभी आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा कैमरे में अंधेरा मेरे सामने आ रहा था। उसके लिए मैं लाइट को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसमें स्ट्रेंथ कर लेता हूँ 3 पे मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये बेहतरीन वैल्यू मेरे सामने दे देगा। लाइटिंग को और अच्छी तरीके से हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन मैं आपको लाइटिंग का सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ कि यहाँ इसको कैमरे के पास ले जाएं और 1 दबा के फ्रंट व्यू पे लाएं, कैमरे के पर सेट करें। स्क्रॉल से अब इसको थोड़ा सा इधर की साइड लेके आके यहाँ पे आप येलो कलर का आपका पॉइंट दिख रहा है, इस येलो कलर के पॉइंट से आप इसको कहीं पे भी इसकी रोशनी को डाल सकते हैं। अगर आप कैमरे की साइड से इसको डालेंगे तो आपका जो व्यू है वो इधर की साइड से बहुत ही अच्छा आएगा। पीछे की साइड की अगर मुझे पोर्शन थोड़ा सा कोई कलर दिखाना है तो मैं सिंपली प्लेन को सेलेक्ट करूंगा, टैब दबाऊंगा और यहाँ से एज को सेलेक्ट करके पीछे वाले हिस्से को सेलेक्ट करूंगा और ई दबा के इसे जेड दबा के ऊपर की साइड में मूव कर सकता हूँ। एक चीज का ध्यान रखें कि आपका जो ये नीचे का हिस्सा है इसको अगर आप यहाँ पे बेवल इस्तेमाल करेंगे, इसको गोल कर देंगे तो ये कॉर्नर आपको दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ इसको मैं अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और सेगमेंट को अगर थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो ये स्मूथ हो जाएगा। अब मैं 0 दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो व्यू है वो यहाँ पे आ चुका है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें, कैमरा मूव करते समय आपका जो कैमरा है वो सेलेक्ट होना चाहिए 0 दबा के। अगर मैं किसी और को सेलेक्ट करके यहाँ से मूव कर दूंगा तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा कैमरे को सेलेक्ट करें, 0 दबाएं और तब यहाँ से अपना कैमरा यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। 0 दबा के कैमरे मोड से बाहर आते हैं। अब सबसे लास्ट ऑप्शन जो हमारा बचा है रेंडरिंग की सेटिंग। सबसे पहले मुझे दूसरे नंबर के प्रॉपर्टी में जाना है, रेंडर प्रॉपर्टी, और यहाँ पे जो इंजन है उसको ईवी सेलेक्ट करें। अभी जो सेटिंग है वो सब लोग सेम ही रखें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपकी जो एनिमेशन है वो कितने सेकंड में यहाँ पे रेंडर होती है 80 फ्रेम की। तो यहाँ पे मैं इंजन सेलेक्ट कर लेता हूँ ईवी। उसके बाद मैं दूसरे टैब पे जाऊंगा जिसका नाम है मेरा आउटपुट प्रॉपर्टीज टैब। सबसे पहला जो रेजोल्यूशन है वो रखना है 9020 और दूसरा रखना है 1080। ये आपको बाय डिफॉल्ट इसमें मिल जाएगा। फ्रेम साइज हम यहाँ पे रखेंगे 30। 2 सेटिंग के बाद हमें तीसरी सेटिंग इस फाइल को कहाँ पे सेव करना है, तो बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव में टेम्प में जाता है, लेकिन मैं अपनी लोकेशन पे सेट करूंगा। कोई फोल्डर सिस्टम में बना लें, इस फोल्डर पे क्लिक करें और यहाँ से उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लें। ब्लेंडर रेंडरिंग पे क्लिक करूंगा और ब्लेंडर वीडियो पे सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करते ही दोबारा एक्सेप्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरी फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। तीसरी ये मेरे पास सेटिंग हो गई है। चौथी सेटिंग मुझे ये करनी है कि इसमें जो पहले PNG में सेलेक्ट किया हुआ था, अब मुझे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है FFmpeg वीडियो। ये सबसे लाइट वीडियो होती है और रेंडरिंग आपकी सबसे फास्ट इसी में होगी। इसकी फाइल भी आपको बहुत छोटी मिलेगी और इसकी जो क्लियरिटी है वो बिल्कुल अमेजिंग मिलेगी। अच्छी तरीके से इसमें क्लियरिटी आती है। बाय डिफॉल्ट ये RGB आएगा तो इसको RGB ही सेलेक्ट करें। एनकोडिंग में मुझे सिर्फ एक चीज़ और सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे वीडियो कोड 8264 ये रखना है। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये एक चीज़ आपको
अगर नहीं है तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ये चीज़ें आपको सेट करनी है। वीडियो कोडेड में H.264 रखना है और मीडियम क्वालिटी, और क्वालिटी चाहें तो हम यहाँ से हाई क्वालिटी कर देते हैं, तो सभी लोग यहाँ पे हाई क्वालिटी रखें। उसके बाद गुड पे क्लिक करें और ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको जो अपनी फाइल है इसको सेव करना है। ब्लेंडर की सबसे बेकार बात मुझे लगती है, रेंडरिंग में ये सबसे ज़्यादा क्रैश करता है, तो इसलिए सबसे पहले इसको सेव करें। Ctrl+S में यहाँ से दबाऊंगा और इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ये मेरा ऑलरेडी फाइल सेव थी कहीं पे, तो इस वजह से ये नहीं आ रही है। अगर सेव नहीं है तो आप किसी भी डिस्क पे आप जाके इसको सेव करें पहले। उसके बाद यहाँ से रेंडरिंग पे क्लिक करके रेंडर एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एनिमेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, और ये मेरी फाइनल एनिमेशन आ चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग इस एनिमेशन को रेंडर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपका जो सिस्टम है इस सेटिंग पे कितना टाइम ले रहा है। इससे आपको भी पता लगेगा कि आपका सिस्टम औरों से कितना स्लो है या कितना फास्ट है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.